नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। भोपाल में ट्यूशा की मौत, जयपुर में अनु ने खुदकुशी और लखनऊ में श्वेता दहेज की प्रताड़ना से जिंदगी हार गई। लेकिन सवाल यह, आखिर हमारी बेटियां कब तक ऐसे ही मरती रहेंगी और क्या उन्हें सच में इंसाफ मिलेगा? हर बार कहानी लगभग एक जैसी होती है। पहली लड़की चुप रहती है, फिर घर वाले कहते हैं कि वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर उसे समझौता, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्ट करने के लिए कहा जाता है और फिर एक दिन वही खबर आ जाती है जिनको लेकर आज मैं आपके सामने ये पेशकश रख रहा हूं, यानी बेटी जिंदगी हार गई। जिंदगी में उसने वो कदम उठा लिया जो ना उसने कभी सोचा था, ना उसके परिजनों ने कभी सोचा था। ऐसे में सवाल समाज पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब तक हमारी बेटियां इस तरीके से घरेलू हिंसा के शिकार होती रहेंगी? आखिर कब ये सोच बदलेगी? कब बेटियों को ये नहीं कहा जाएगा थोड़ा सह लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो, शादी में ऐसा चलता है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? और कब तक एक बेटी हार कर अपनी जीवन लीला यूं ही समाप्त कर देगी? इसी पर एक विस्तार चर्चा की जरूरत है, वो मैं आपके सामने करूंगा। हर एक पहलू पर बात होगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश में इन दिनों लगातार घरेलू हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। हालात ये है कि कहीं कोई श्वेता सिंह घरेलू प्रताड़ना को झेलते झेलते इतनी लाचार हो जाती है कि मौत के सिवा उसे कोई और दूसरा विकल्प नजर नहीं आता है। ऐसे ही कुछ जयपुर में भी दिखा, जहां अनु मीना अपने पति के अत्याचारों को सहते सहते इस दुनिया से चल बसी। भोपाल का ट्यूशा केस तो आए दिन पेचीदा होता ही जा रहा है। ट्यूशा की बॉडी को जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो जिस बेल्ट को फंदा बनाकर ट्यूशा ने इस दुनिया को अलविदा कहा था, वो डॉक्टरों को दिया ही नहीं गया और अब सीबीआई ने केस टेक ओवर भी कर लिया है और जांच में जुट गई है। सीबीआई की टीम समर्थ सिंह के घर पहुंची है और हर एक पहलू की जांच कर रही है। ट्यूशा की तरह जयपुर में अनु मीना अपने पति की दरिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाई। अनु के पति गौतम मीना की हैवानियत ने तो हर किसी को दहला दिया। ये तस्वीरें देखिए, कैसे गौतम अनु के साथ अत्याचार कर रहा है। उधर लखनऊ में भी श्वेता सिंह का शव ससुराल में फंदे से लटका मिला है। श्वेता के माता पिता और भाई ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए बेरहमी से प्रताड़ित करने और हत्या करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं ट्यूशा की एम्स भोपाल में हुए पोस्टमार्टम में पुलिस की एक चूक की वजह से अब पूरी जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ट्यूशा ने बेल्ट से फांसी लगाई थी, लेकिन जब डॉक्टर ट्यूशा के शव का पोस्टमार्टम कर रहे थे तब जांच अधिकारी ने वो बेल्ट डॉक्टरों को दिखाई ही नहीं। लेकिन इन सब बातों के बीच एक सवाल जो हर किसी के मन में गूंज रहा है, वो ये है कि आखिर बेटियां कब तक घरेलू हिंसा का शिकार होती रहेंगी? आखिर कब उन्हें इंसाफ मिलेगा? प्रशासन भले ही छानबीन में जुटा हो, लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएं समाज में बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो अभी तो हमने सिर्फ 3 केस रखे हैं, मध्य प्रदेश का ट्यूशा, लखनऊ से श्वेता और जयपुर की अनु मीना। अभी तो महज 3 केस हैं। जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ऐसे आंकड़े भी आते हैं कि हर 1.5 घंटे में एक बेटी अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम कहाँ पर है, किस स्तर की है, क्या लूप होल्स हैं और कब तक? जो सवाल मैंने आपके सामने रखे थे उसी पर एक डिबेट करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं देश के दिल, राजधानी, देश के दिल मध्य प्रदेश लिए चलता हूं। भोपाल, राजधानी भोपाल से मेरे साथ अजय भटनागर जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, मुझे विस्तार से बता दीजिए अब किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। रवि भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, लखनऊ का श्वेता कांड भी हर कोई जान ही रहा है। तो रवि, आपका भी स्वागत है, अजय जी आपका भी स्वागत है। शुरुआत अजय जी आपसे ही कर रहा हूँ। अजय जी, आप मुझे बताइए, अंतिम संस्कार तो हो गया, पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी, पूरे देश का दिल टूटा, लेकिन अब यहाँ से आगे क्या? क्योंकि दूसरी बार पोस्टमार्टम भी हो गया और कई सारी चीज़ें फ्लोट भी कर रही हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, पोस्टमार्टम हो गया, अंतिम संस्कार भी हो गया। सबसे बड़ी बात है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय को दखल देना पड़ा, हाईकोर्ट में ये मामला पहुंचा। यानी कि स्थानीय स्तर पर किस तरह की लापरवाही रही, जिस तरह का लगातार परिजन आरोप लगाते रहे, ट्यूशा शर्मा के जगह जगह गुहार लगाते रहे, मुख्यमंत्री तक सीएम हाउस के सामने जाके उनको प्रदर्शन करना पड़ा और उसके बाद मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की और उसके बाद जब सीबीआई के उन्होंने सहमति जता दी राज्य सरकार ने कि हम सीबीआई को दे सकते हैं और देने के लिए अनुशंसा पत्र भी लिख दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी
सीबीआई को केस हैंडओवर और जल्दी से जल्दी जांच शुरू करने के जो आदेश दिए थे, उसके अनुसार अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है इस पूरे मामले में। तो ये कहीं ना कहीं फेलियर है राज्य सरकार का, और सबसे बड़ा फेलियर है इस मामले में जो मुख्य आरोपी है वो 10-11 दिन तक फरार रहता है, और सीबीआई जो राज्य सरकार की एसआईटी है, जो एसआईटी गठित की गई थी, यानी मध्य प्रदेश पुलिस थी, उसको हवा तक नहीं लगती है, और वो जबलपुर के हाई कोर्ट में जाके सरेंडर करते हैं और वहां से पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, क्योंकि जबलपुर हाई कोर्ट ने सक्षम न्यायालय की बात की थी कि सक्षम न्यायालय में जाके आप, यानी निचली कोर्ट में, भोपाल कोर्ट में जाके आप सरेंडर करें, तब जाके पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। और इससे पहले जो सास है ग्रिवाला सिंह, जो रसूखदार मानी जाती है, रिटायर्ड जज है, और उनकी एंटीसिपेटरी बेल यहां से हो जाती है। अजय सर, अभी तो हर कोई ये पूछ रहा है कि जो शुरुआती दौर में बातें आई थी कि बेल्ट से लटक कर अपनी जान दी, वो बेल्ट अभी तक कहाँ है? कुछ पता है क्या? जो दूसरी बार पोस्टमार्टम हो गया उस दिशा में भी चीजें नहीं आई। मैं जानना चाहूंगा इन्वेस्टिगेशन कितना आगे बढ़ रही है। वापस आ रहा हूं, मेरे साथ नतांश, मेरे सहयोगी जयपुर से जुड़ चुके हैं। अनु मीणा, वो केस कोई नहीं भूला, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके अलावा AK जैन सर मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, फॉर्मर DGP उत्तर प्रदेश के। जैन सर, आपको नमस्ते कर रहा हूं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं अपने दोनों सहयोगियों से आ जाऊं, उसके बाद पुलिसिंग को लेकर मुझे आपसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। रवि, आप मुझे एक बार विस्तार से बता दें, क्योंकि देश की एक और बेटी लखनऊ में, श्वेता, हर किसी के जहन में, हर किसी के जुबान पर उसी का नाम है। क्या कुछ रहा पूरा घटनाक्रम, बता दीजिए मुझे एक बार विस्तार से। देखिए, मध्य प्रदेश, बिल्कुल मध्य प्रदेश की घटना के बाद से अब इस तरीके की जो भी घटना है उन पर नजर जा रही है। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके की पूरी घटना है। 22 नवंबर को ये शादी हुई थी पिछले साल, यानी तकरीबन 6 महीने के आसपास का ये वक्त गुजरा है। और कल शाम को उनके पिता को, यानी कि जो श्वेता सिंह, इनके पिता को जानकारी दी जाती है, वो परिवार वालों की, यानी ससुराल वालों की तरफ से हादसा हो गया। जब वो घर पहुंचते हैं तो घर पे कोई नहीं मिलता। उसके बाद बताया जाता है कि ट्रामा सेंटर पहुंचते हैं तो वहां पे उनको बेटी यानी श्वेता सिंह मृत मिलती है, गले पे निशान थे, और उसके बाद उनको बताया जाता है कि उनको फांसी लगा ली गई। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हादसा क्यों बताया गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि परिवार वाले, यानी उनके जो मृतका है उनके पति और ससुराल वाले ही उनको अस्पताल लेके गए। तो सबसे बड़ी बात इस तरह की घटना क्यों हुई, इसके पीछे वजह क्या रही, क्योंकि परिवार वालों का यह भी आरोप है कि 6 महीने से जब से शादी हुई है तब से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, और लगातार चूंकि उनके जो पिता है मृतका के, वो प्राइवेट नौकरी करते हैं, उन्होंने धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की थी। ठाकुरगंज इलाके के दोनों ही परिवार रहने वाले हैं, और धूमधाम से शादी करने के बाद भी बेटी को सुकून नहीं मिला। और आरोप यह है कि 10 लाख रुपए की मांग की जा रही थी और लग्जरी गाड़ी की मांग हो रही थी, और इसी वजह से ससुराल उनके जो रवि आप बता रहे हैं ना, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ये कहानी तो हमने सुनी है। जनाब, ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है देश की बेटियों के साथ ये हो रहा है। हर डेढ़ घंटे में 1 घंटे 30 मिनट में ऐसी खबरें आ रही हैं। मैं वापस आऊंगा। नतांश, अनु मीणा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब फ्लोट हो रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमने भी आपसे लगातार, इस पूरे मामले पर आपने संवेदनशीलता के साथ रिपोर्टिंग की। अभी किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही है? क्योंकि कल तक, परसों तक तो जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आप बता रहे थे कि अनु मीणा के पति की ढूंढा जा रहा है, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं लगा। अभी क्या ताजा हालात? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से झकझोर कर रख दिया है पूरे राजस्थान को अनु मीणा का जो केस सामने आया है, और उसके बाद अभी तक पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन बावजूद उसके अभी तक जो आरोपी गौतम मीणा है पति, वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। एक बड़ा मेजर लूप होल यहाँ पर सामने आ रहा है। किस तरीके से लगातार 2-3 दिन हो गए इस वारदात को खुलासा हुआ, किस तरीके से फुटेज सामने आया है, और जो 10 साल का बच्चा है वो आरोप लगा रहा है किस तरीके से पिता जो है वो लगातार मारपीट करते हैं, बर्बरता देखी जा रही है। किस तरीके से वीडियोस में साफ जाहिर हो रहा है किस तरीके से वो अपनी पत्नी के ऊपर थूकता, बकायदा वो इतना मारपीट करता, आक्रोशित था कि उसने टीवी की स्क्रीन तक तोड़ दी। लेकिन बावजूद उसके अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, ना हिरासत में आए हैं, ना सिर्फ गौतम मीणा बल्कि उसके और भी अन्य साथी है जिनके खिलाफ परिवार ने FIR दर्ज कराई थी, और उनको भी अभी तक अरेस्ट में नहीं लिया है। हालांकि पुलिस का यही मानना है और यही कहना है कि जल्द से जल्द, यानी अभी भी अनु मीणा का पति जो है पुलिस की गिरफ्त से दूर है, यही है ना होल एंड सोल? यस। ओके, मैं वापस आ रहा हूं नतांश। मैं AK जैन सर आपके पास आ रहा हूं। मेरे को जानकारी है सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता संजय चड्डा सर भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। संजय सर, नमस्ते कर रहा हूं, वेरी गुड इवनिंग टू यू। लेकिन AK जैन सर, AK सर मैं आपके पास आ गया। AK सर, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कई रिपोर्ट्स तो बताती है 1-1, 1.5 घंटे में देश की एक बेटी अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही है।
मैं पुलिसिंग का रोल आपसे इसमें सबसे पहले तो समझना चाहूंगा। देखिए, पुलिसिंग का रोल तब आता है जबकि कोई कंप्लेंट थाने में की जाए, जी विमेन पावर लाइन पे की जाए, डायल 112 को की जाए कि किसी प्रकार का जो है वो दहेज उत्पीड़न हो रहा है या शारीरिक मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, तब उसके बाद से रोल शुरू होता है। क्योंकि जो घर में छोटे मोटे विवाद ये माना जाता है कि वो सेटल होते रहते हैं, वह उसमें अनावश्यक रूप से पुलिस कोई बहुत ड्रास्टिक स्टेप नहीं उठाती है। जी अन्यथा पता चला कि शादी टूटने की कगार पे आ गई, तो इसलिए जो है ये जब धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है। अब जो ये केसेस आप बता रहे हैं ये अननेचुरल डेथ के हैं, विद इन 7 years हैं, विद इन 7 years ऑफ मैरिज हैं, और स्वाभाविक है कि इनमें डावरी डेथ का जो सेक्शन है, सेक्शन 80 BNS का, जी वो अट्रैक्ट होगा और उसमें कार्रवाई होगी। मैं समझता हूं कि जो भोपाल पुलिस ने की जो आलोचना हुई, जी जिस प्रकार से वहां विवेचना की गई और जिस प्रकार से थोड़ा ढीला रवैया रहा, मैं नहीं समझता कि अन्य स्थानों पे ऐसा होगा। जो भी हैं, ये बात सही है कि नॉर्दर्न इंडिया में ये बीमारी है डावरी डेथ्स की, यूपी में भी इसके आंकड़े काफ़ी हाई रहते हैं। हालांकि सब केसेस में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजे जा रहे हैं, पर बाद में या तो किसी तरह का कंप्रोमाइज़ वगैरह हो जाता है या और रीज़न रहते हैं, थोड़े विटनेसेस विन ओवर हो जाते हैं, जितनी सजाएं होनी चाहिए उतनी हो नहीं पाती हैं। ठीक है ये भी एक रीज़न है। सर, आपने मेरा दूसरा सवाल को इसी में इंक्लूड कर दिया। मेरा दूसरा सवाल आपसे यही होता कि ट्रिशा केस में जिस तरीके से शुरुआती ढीलापन नजर आया हमें पुलिस की जांच में, वो क्या एग्जाम्पल सेट करता है? वो ठीक कह रहे हैं आप, हो सकता है किसी तरह का प्रेशर रहा हो, मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि वो रिटायर्ड एक डिस्ट्रिक्ट जज हैं गिरबाला सिंह, और बेटा भी वकील है, वेल कनेक्टेड फैमिली है। हो सकता है किस तरह का प्रेशर रहा हो, हालांकि प्रेशर नहीं मानना चाहिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि डावरी डेथ के केसेस में स्पेशली 5-6 महीने जिसमें हुए हैं, चाहे वो सुसाइड किया, चाहे वो मारा गया, ओके गंभीर मामला होता है। और ऐसे में ये एक परिपाटी रही है यूपी में कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले लिया जाता है जो एक्यूज्ड हैं, सो कॉल्ड एक्यूज्ड हैं, जिनके ऊपर उंगली उठ रही है। तो वैसा नहीं हुआ और गिरबाला सिंह की सेम डे जो है एंटिसिपेटरी बेल भी ग्रांट हो गई, उससे भी बहुत उंगली उठी, और इसी कारण हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, जिससे कि एक जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक निष्पक्षता बनी रहे। ठीक है। संजय सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजय चड्ढा सर। जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। संजय सर नमस्ते कर रहा हूँ। एक बार फिर से मुझे बता दीजिए, जो डोमेस्टिक वायलेंस और ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, डाउरी की बात आ रही है, हर 1.5 घंटे में एक बेटी को झूलना पड़ रहा है फंदे पर। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, कानूनी कमजोरी कहाँ? कानूनी कमजोरी पूरे भारत में सब जगह पे कानूनी कमजोरी। सॉरी, मैं बहुत लाइटर नोट में कहा मैंने। ये एक बहुत ही, जिसे कहना चाहिए ना, बहुत शर्मनाक बात है कि कानून के होते हुए भी, सख्त कानून के होते हुए खासतौर से कहूंगा रोहित, सख्त कानून है, उसके बावजूद भी कानून का किसी को भय नहीं है, किसी को डर नहीं है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है ये। और ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कोई मध्य प्रदेश में हो गया, पूरे भारत में ये व्याप्त है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ का आपने दिया। और सबसे बड़ी बात, जैन साहब यहाँ बैठे हैं, वो भी मेरी बात से पूरा इत्तेफाक करेंगे, मैं जानता हूं इस बात को, कि अभी तो ये सिर्फ एक, जिसे कहते हैं ना, टिप ऑन द आइसबर्ग है। बहुत छोटे से मुकदमे जो हैं वो रिपोर्टेड हैं, मेजॉरिटी तो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखिए आप रोहित भाई, आप देखिए कि ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस तो अभी रिपोर्ट ही नहीं होते हैं आपके, तब ये हालत है। और जैसा इस बार हमने देखा कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना संज्ञान लिया था कल सुओ मोटो एक केस में, जिसमें जो भोपाल का मध्य प्रदेश से केस है, उसमें सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लिया
सुप्रीम कोर्ट में। और क्या हुआ आपने देखा वहां पे कैसे तमाम चीजें अगर आप कहें तो मैं 2 मिनट में दो बता दूं बोलिए कि सर, बोलिए। मीडिया का रोल पे उन्होंने बात किया। उन्होंने बताया कि कैसे मीडिया जो है इन चीजों को बता रहा। मैं तो एक कदम और हट के कह रहा हूं, मीडिया का हमको आभार व्यक्त करना चाहिए कि मीडिया की वजह से ये चीजें सामने आ रही। और इवन एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी कैसे आई। जैन साहब इस बात से यस कहेंगे इसको भी कि मीडिया ही तो देखने ही तो दिखाया, ये तभी तो सामने आई। ट्रू। और उसके बाद तो मीडिया का रोल एक बहुत अहम है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए क्या हुआ था उस केस में, 2 मांगें थी अपने पीड़ित पक्ष की, लड़की जी। के फादर और उनकी सिर्फ 2 मांगे थी। पहली कि सीबीआई इसकी जांच करे, और दूसरा जो पोस्टमार्टम जो हुआ है उसमें कॉम्प्रोमाइज हो गया है, इसलिए पुनः पोस्टमार्टम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों चीजें दी, क्योंकि एक बहुत पुराना हमारा सिद्धांत है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का। वो सिद्धांत ये है कि जस्टिस सिर्फ होनी ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखनी भी चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि एक क्लीन स्लेट पे उन्होंने लिख दिया और कहा कि ये सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है। इसलिए खैर ये ऐसा मुद्दा है जो सोशल भी है, हमारी लीगल तो है ही, जैसा आपने बताया। मेरा मानना यह है कि जैसा तुषार मेहता जी ने कहा था, जब कल चल रहा था, तुषार मेहता हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने ये कहा था कि हर व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि वी नीड डॉटर की अगर कोई शिकायत आए शादी के बाद, उस पर ध्यान देना चाहिए जो है कहीं हमारी बेटी नहीं चड्ढा साहब, लेकिन आपने एक इंपॉर्टेंट चीज बोली कि ये तो बहुत छोटा सा, हमें आइसबर्ग का बहुत छोटा हिस्सा ऊपर दिख रहा है, नीचे तो कितना है हमें पता ही नहीं है। यानी सामाजिक प्रेशर भी तो होता है। अरे होता है शादी में ऐसा, एडजस्टमेंट कर लो, थोड़ा बहुत तो लड़कियों को एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। इसमें बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, और ज़रूरत है कि नहीं है? मुझे तो लग रहा है बहुत ज़रूरत है इसी चीज़ की। और मीडिया का आपने जिक्र किया, मीडिया, सोशल मीडिया की वजह से आज बेटियों के बाप अपनी बेटियों को ये कह रहे हैं कि सुनो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वापस आ जाना, इस घर के गेट दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, मैं तुम्हें किसी जहन्नुम से वापस ला सकता हूं, लेकिन एक बार कब्र में चली गई तो वहां से वापस नहीं ला सकता, मेरे लिए तुम जरूर। सही कहा आपने, बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं आप रोहित भाई। और यही बात मैं यहां पे बल देना चाहता हूं कि जब लड़की के माँ बाप को भी इस चीज को देखना होगा कि उन परिस्थितियों में कैसे जो है कदम उठाना है। अगर कोई शिकायत आ रही है, कोई चीज आपके समक्ष आ रही है, तो उसको लाइटली नहीं लेना है। या जो लीपापोती आप अभी बता रहे थे कि ये अरे ऐसा होता है, कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट है, इत्यादि इत्यादि, तो उन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए और उन चीजों को ही परिपक्वता से ध्यान में रखना चाहिए, मेरा ऐसा है। ठीक है। एक सर एक छोटा सा रिएक्शन आप भी दे दीजिए प्लीज। एक सर, क्योंकि जिस तरह की खबरें लगातार निकल कर आ रही है, आप किसी भी केस को उठा लीजिए, अब जैसे ट्विशा केस, क्योंकि आजकल बहुत सुर्खियों में है, पूरे देश की नज़र वहीं पर है कि ट्विशा के साथ क्या हुआ। अब दूसरी बार भी हमारी टीम पहुंची, डॉक्टर्स की टीम पहुंची पोस्टमार्टम के लिए, तो जिस बेल्ट का जिक्र किया जा रहा था वो आई नहीं, वो सारी मीडिया रिपोर्ट्स में पड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता, मुझे जानकारी नहीं है कि सेकंड जो टीम गई एम्स दिल्ली की, उसके समक्ष भी बेल्ट नहीं प्रस्तुत की गई सर। ऐसा क्यों हुआ? ये बड़ा गंभीर विषय है, सीबीआई को इसको देखना चाहिए। मैं एक बात बता दूं आपको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बारे में, अगर कहीं पर भी कोई कोताही अगर भोपाल पुलिस ने या कंसर्निंग ने कोई भी की होगी, चाहे वो डॉक्टर्स की टीम हो, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हो, तो वो रिपोर्ट में अपने जरूर लिखेंगे और बड़ी गंभीर इसमें डिपार्टमेंटल एक्शन और अन्य कार्रवाइयां जो हैं वो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध होंगी। इसमें सीबीआई कभी बख्शती नहीं है। तो अब इसमें क्या हुआ है, कहाँ पे कोई गलती हुई, बेल्ट कहाँ गई, क्योंकि बेल्ट बाद में तो प्रस्तुत की गई थी एम्स भोपाल की टीम को, इनिशियल स्टेज में नहीं की गई थी, बाद में की गई थी, क्योंकि उस पर दो लिगेचर मार्क आ रहे थे गले पे। उसको लेकर कंफ्यूजन हो रहा था कि ये 2 लिगेचर मार्क्स कैसे हैं। ऐसा तो नहीं कि एक स्ट्रैंगुलेशन का है और एक हैंगिंग का है। तो ये इसको वेरीफाई करना था कि उसमें स्ट्रैंगुलेशन, हैंगिंग है या दोनों चीजें हैं, क्या है। ये कंफर्मेशन के लिए जरूरी था
ये बेल्ट जो है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के समक्ष भी रखी जाए। ओके ओके सर, और ये इस पर मैं वापस आऊंगा जल्दी से। लखनऊ, रवि भाई मैं आपके पास आ गया। रवि जी प्लीज मुझे बताइए, श्वेता के परिजनों ने क्या कुछ आरोप लगाए थे, एक बार विस्तार से जरा हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए। और क्या इससे पहले श्वेता ने अपने परिजनों को बताया था किस तरह की मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना से वो गुजर रही है? देखिए, कल शाम को जो श्वेता सिंह है, इनके पिता को यानी कि श्वेता सिंह के पति और उनके ससुर की तरफ से जानकारी दी कि हादसा हुआ है, जिसके बाद वो घर पहुंचते हैं। फिर पता चलता है कि वो उनको ट्रामा सेंटर लेके गए। वहां पहुंचते हैं तो बेड पर लाश मिलती है श्वेता सिंह की, और जब गले पर निशान मिलते हैं तो वो सभी चौंक जाते हैं कि ये कैसे हुआ, क्योंकि हादसे की जानकारी दी गई थी, मरने की जानकारी दी गई। तो उसके बाद बताया गया कि उन्होंने सुसाइड किया है, फांसी लगाई है। और उसके बाद फिर जब उन्होंने जो घटनाक्रम दिया, उसके बाद फिर उन्होंने नाराजगी जताई और उसके बाद पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी दी गई। परिवार वालों का ये आरोप है कि 6 महीने पहले शादी की गई थी और धूमधाम से शादी की गई थी, और जो भी चीजें वो कर सकते थे तो उन्होंने किए। इन 6 महीनों में प्रताड़ना की बातें श्वेता ने अपने परिजनों से की थी कि नहीं की थी? रवि भाई, रवि जी जी बिल्कुल, बिल्कुल परिवार श्वेता सिंह के बताने भी परिवार वालों को जानकारी हुई किस तरीके की बात हो रही है, और यही आरोप परिवार वालों का है कि लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और पैसों की मांग की जा रही थी, लग्जरी गाड़ी मांगी जा रही थी। और उनका ये भी कहना पिता का श्वेता सिंह के कि मैं प्राइवेट नौकरी करता हूं, मेरे जितने भी दमखम में था, मैंने अच्छी शादी की थी, पूरी धूमधाम शादी की थी, लेकिन जिस तरीके से उन पर दबाव बन रहा था, वो दबाव कहीं ना कहीं उनकी बेटी की मौत की वजह बना है। अब वो पूरे ससुराल में जो भी लोग, सास ससुर हैं, दामाद हैं, जो भी परिवार के लोग हैं, उन पर कार्रवाई की मांग करें। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। ठीक है। नतांश मुझे अनु मीणा के बारे में ही बताइए। उन्होंने तो अपने परिजनों को बताया था कि मेरे साथ इतनी मानसिक शारीरिक प्रताड़ना की जा रही है। इससे पहले भी अनु जी ने अपने परिजनों को, माता पिता को वो सारी वीडियो फुटेजेस भेजी थी, उसके बाद भी। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इवन जब उन्होंने सुसाइड कमिट किया था, उससे पहले भी एक वीडियो कॉल किया था, और जिस तरीके से अनु मीणा की जो मां है, उनसे हमने कल साथ बातचीत की थी, और उन्होंने भी हमको यही बताया कि लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। यहाँ तक कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा था। जो अनु मीणा के पति है गौतम मीणा का, ये भी आरोप परिवार ने लगाया, और उसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार डिमांड की गई थी। सबसे पहले शादी में 8 लाख रुपए दिए गए, उसके बाद 20 लाख और दिए गए, और उस तरीके से लगातार उसकी डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ रही थी। और साथ ही वो जिस तरीके से व्यवहार कर रहा था, जिस तरीके से वीडियोज में सामने आ रहा है कि किस तरीके से वो थूक रहा था, किस तरीके से मारपीट कर रहा था, और तमाम ऐसे प्रताड़ना के वीडियोज जो थे, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है जिस तरीके से ये एक नया मोड़ इस में सामने आया। वहीं दूसरी ओर जब उसके अनु मीणा के भाई से हमने बातचीत की, तो अनु मीणा के भाई ने हमको बोला कि जो उसके बच्चे थे अनु मीणा के, वो हम तक नहीं आते थे, क्योंकि उनको ये डर था कि मामा जो है वो पिता को पीटेंगे, और इस ऐसे में जो रिश्ता है मम्मी और पापा का वो टूट जाएगा। और इस चक्कर में उन्होंने ये खुलासा अपने भाई के साथ नहीं किया था। हालांकि कहीं ना कहीं उसके माता पिता जो थे अनु मीणा के, उनको इसकी जानकारी थी, लेकिन दूसरी ओर जो भाई थे वो इस बात से वाकिफ नहीं थे, और उनको ये पता नहीं था कि किस तरीके से जो जाति है वो अनु मीणा का जो हस्बैंड है गौतम मीणा वो कर रहा है, और किस तरीके से व्यवहार है। और हालांकि बाद में जो सीसीटीवी का फुटेज है, ये भी बाकायदा खुलासा किया गया कि सीसीटीवी खुद अनु मीणा ने अपने घर में लगाया था, क्योंकि लगातार टॉर्चर किया जा रहा था, और बाकायदा उसने अपने फोन में भी कई वीडियोस रिकॉर्ड किए थे। हालांकि ये जब घटना हो गई, उसके बाद उसके जो भाई थे दीपक और नीरज, उन दोनों के हाथ में लगे, और उन्होंने खुलासा किया कि किस तरीके से लगातार ज्यादती हो रही थी, और उसके बाद बाकायदा FIR भी दर्ज की जाती है। ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ नतांश। संजय सर और एके सर रहेंगे। एके सर मुझे एक चीज़ बताइए, अब जैसे हम लगातार, क्योंकि सबसे पहले तो इस तरह के केसेस में यही होता है कि आप पुलिस से बात कीजिए, आप वुमेन हेल्पलाइन पर कॉल कीजिए, लेकिन आपको लगता है क्या अभी तक वो सिस्टम इतना डेवलप ही नहीं हो पाया, या फिर ये जो सामाजिक प्रेशर है कि रिश्ता टूट जाएगा? अभी नतांश बता रहे हैं कि मामा इसलिए नहीं आते थे, यानी अनु मीणा के भाई जो थे वो इसलिए नहीं आते थे कि कहीं मेरी बहन को छोड़ ना दे हमारे जीजा। ये जो सामाजिक प्रेशर है, ये इसको तोड़ पाना, इससे ऊपर निकल पाना, इसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा सर? धीरे धीरे हो रहा है, समाज में बदलाव हो रहा है। जैसे जैसे परिस्थितियां हैं, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, वैसे वैसे समाज में बदलाव हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं है, पर ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि अगर पेरेंट्स को इस प्रकार की शिकायत मिल रही है कि शारीरिक मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है,
तो उसमें जो है इंटरफेयर करना चाहिए। ये कोई वैसा इंटरफेरेंस नहीं है जो कि भेजा इंटरफेरेंस है। भेजा इंटरफेरेंस वो होता है कि माँ जो है वो अपनी बेटी को रोज तरह तरह की बातें कर रही हैं, उनको जो है उसको प्रोवोक कर रही हैं, उससे घर टूटता है, वो अवॉइड किया जाना चाहिए। पर जहां पर एक रियलिटी है, जहां पर कि उत्पीड़न हो रहा है, वहां पर मेरा ये मानना है कि अगर भाई इंटरवीन नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स इंटरवीन नहीं कर रहे हैं, तो ये पूर्णतः अनुचित है और अपराध को बढ़ावा दे रहा है। चाहे शादी टूटे चाहे ना टूटे, चाहे मैरिज कंटिन्यू करे चाहे ना करे, डिवोर्स हो जाए, पर एक इसमें कहा गया कि डिवोर्स डॉटर इज बेटर देन डेड डॉटर। तो वो वाली बात है कि कम से कम वो एक है तो सही बेटी, जान तो उसकी बची है। ऐसे दरिंदों के साथ रहकर कब क्या कर दें और कितना टॉर्चर कर दें, हाँ। और किस हद तक टॉर्चर कर दें कि उसको पता चला कि सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़े। एक ही सर यू वेरी सीनियर, आपका एक्सपीरियंस वो नजर आता है और आप तो लगातार बैठते हैं, इस तरह के सोशल इश्यूज पर भी आप खुलकर बोलते हैं। मैं बस एक चीज और जानना चाहता हूं आपसे, ऐसे पतियों को ये डर क्यों नहीं है कि हम अपनी पत्नियों को घर में मारेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे, और अगर उसने एक फोन कर दिया 100 पर या वुमेन हेल्पलाइन पर तो पुलिस हमें उठा के ले जाएगी? ये डर क्यों नहीं है? डर है, ऐसा नहीं है डर है, पर कुछ बेशरम टाइप के लोग हैं, इनकॉरिजिबल हैं, और उनका इलाज जो है वो मुकदमे कायम करके उनको जेल भेजने का ही है। मेरा ये मानना है कि ऐसे केसेस को रोकने के लिए नितांत आवश्यक है त्वरित कार्रवाई हो, चार्जशीट सबमिट हो और कोर्ट में ट्रायल शुरू हो जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में, और सजाएं हों और सजा होना बहुत ज़रूरी है। जब सजाएं होती हैं, पेपरों में उसको छपता है, तो उससे एक थोड़ी दहशत होती है। ये होना बहुत ज़रूरी है। ये एक्चुअली एक अपराध ऐसा है जिसमें कि आप पति को, सास को, ससुर को बतौर अपराधी पुलिस ट्रीट नहीं करती है। कोशिश यही होती है कि आपने भी देखा है कि कोर्ट्स भी रेफर कर देते हैं मेडिएशन के लिए, तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं कि किसी तरीके से सेटलमेंट हो जाए। तो पुलिस भी इसमें कोई हार्श स्टेप जरा लेने में हिचकिचाती है, पर जब एक बार क्राइम हो गया तो फिर उसमें सख्ती से, कठोर तरीके से पेश आना चाहिए। ठीक है कि सर, चड्ढा सर, एक बार क्राइम हो गया तो फिर कठोर तरीके से आना चाहिए, और सर कह रहे हैं कि डर भी है, लेकिन फिर भी मैं कहीं देख रहा था, मुझे नहीं पता ये आंकड़ा कितना ठीक है, कितना ऑफिशियल है, हर डेढ़ घंटे में देश की एक बेटी झूलना पसंद करती है, इतना परेशान वो अपने जीवन से हो चुकी होती है। देखिए, 2-3 बातें, निश्चित तौर पे ये सब है, इसी बैकग्राउंड पे, जैसा कि अभी जैन साहब बता रहे थे कि त्वरित कार्रवाई होती है, XYZ बहुत चीजें, लेकिन एक्चुअल जो फैक्ट है, एक्चुअल जो मैट्रिक्स है, बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि जो पुलिस के द्वारा जो पुलिस के पास जो शक्तियां हैं वो सीमित हैं। कैसे हुई हैं वो सीमित, समझने की बात है, कैसे हुई हैं। जुडिशरी ने कई जजमेंट्स दी हैं, क्योंकि हर तरीके के केस है, हर केस अपने आप में एक अपना अजीब और अलग फैक्ट लेके आता है, जैसा आप भी देख रहे हैं। तो उस सबको देखते हुए, आपको याद होगा बेंगलोर का एक अतुल सुभाष नामक व्यक्ति था, जिसने अपने आप को मार लिया। अब तो आप अगर, जब हम याद करिए, जब अतुल सुभाष का केस हुआ था तो हम सब लोग बात कर रहे थे महिलाओं द्वारा दहेज के झूठे केसेस के विषय में। मैं आ रहा था इस पर भी, तो मैं, अच्छा, आई एम सो सॉरी। नहीं आप बोलिए, अब अरे चड्ढा सर प्लीज सॉरी मत बोलिए, मैं ये बोल रहा था क्योंकि ये कंफ्यूजन इसलिए है क्या कि बीच में हमने देखा कि इतने सारे फेक केसेस लग गए, अब जो है वो तो है ना, उसको बोलने में डर कैसे? और उसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ने ही, जो अभी जैन साहब ने कहा कि पुलिस के पास भी उतनी शक्तियां नहीं है, वो सीमित शक्तियां हैं। हम रोज देखते हैं कोर्ट्स में पुलिस के पास सही में सीमित शक्तियां हैं। सीधे FIR नहीं है, अब नहीं, अगर कोई महिला जाए तो सीधे FIR नहीं है, क्योंकि इतना मिसयूज हुआ इस लॉ का। अब हर पक्ष है, दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। जब इस तरह के घिनौने केसेस, जैसा कि भोपाल में हुआ, जैसा कि अभी ये वीडियो हम देख रहे थे वहां पे हुआ, वो तो बिल्कुल पागलपन की हद है ना जी। बिल्कुल ऐसे उतर के वो टेलीविजन को फेंक रहा है लड़का, और ना जाने क्या क्या कर रहा है। तो जब दोनों तरह की स्ट्रीम के केसेस सामने आते हैं
तो जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब सुप्रीम कोर्ट ने इन शक्तियों को जिसे कहते हैं ना कम किया था, जब इन शक्तियों को पुलिस की डायरेक्ट पावर्स पे को रिस्ट्रेन लगाया था, क्योंकि पुलिस की पावर्स भी मिसयूज हुई। तो अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ कई सारे फैक्ट हैं जिसकी वजह से ये स्थिति आज सामने है हम लोगों के। ये कानून जब बना था उस वक्त आपने देखा इसका बहुत बड़ा डिटरेंट होता था। उस वक्त दहेज हत्याएं बहुत चरम पे थी, और तो निश्चित तौर पे इस कानून ने रिजल्ट भी दिया, लेकिन इस कानून का मिसयूज हुआ। उस मिसयूज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी गाइडलाइंस दी कि जहां पे कि तो एकदम अरेस्ट नहीं करना है, पूरा मौका देना है, मीडिएशन के लिए पहले एक कमेटी बनेगी, वो देखेगी, उसके तदुपरांत अगर केस में सब्सटेंस है तो चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। ऑब्वियसली आप जिस पॉइंट को देख रहे हैं, बता रहे हैं, वो बिल्कुल क्लियर है। मैं रवि भाई आपके पास आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ चंटा सर। रवि, मुझे ये बता दीजिए, वैसे तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार काफी संवेदनशील मानी जाती है, बहन बेटियों के लिए लगातार योगी आदित्यनाथ खुद कितने संवेदनशील रहते हैं बताने की जरूरत नहीं है। इस पूरे केस को लेकर अगर सरकार प्रशासन का रुख मैं आपसे जानना चाहूँ। देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज हो गई है, और जिस तरीके से पीड़ित परिवार की जो शिकायत थी, उस शिकायत के आधार पर जानकारी ये भी मिल रही है सूत्रों से कि जो भी परिवार के जो लोग हैं, जिन पे भी आरोप है, उन सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है, और इस पूरे घटना के जो भी आरोप है, उन आरोपों को लेकर जानकारी ली जा रही है। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जैसे ही शाम की घटना हुई थी और जैसे ही श्वेता सिंह के परिवार वालों को पूरी घटना की जानकारी मिली और वो मौके पहुंचे, उन्होंने पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी हुई। हालांकि आज पोस्टमार्टम भी होना था, और पोस्टमार्टम हाउस पे पूरे परिवार के लोग, यानी श्वेता सिंह परिवार के लोग मौजूद थे, और जानकारी भी मिल रही है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच करे, जो भी आरोप लगाए गए हैं पीड़ित परिवार की तरफ से, उन आरोपों की गंभीरता से जांच करी, और जांच के आधार पर पुलिस आगे कार्रवाई करेगी, क्योंकि पुलिस ने रात में ही पूरी शिकायत ले ली थी। शिकायत के आधार पर जो भी उन पर आरोप लगाए गए हैं, उसको लेकर पुलिस अपनी जांच शुरू कर दी है। जी नताश, जल्दी से मुझे बता दीजिए, गौतम मीणा को लेकर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, खासतौर पर पुलिस, अब तक किस दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है? ये मैं आपको बताना चाहूंगा, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है आदित्य, वो लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो सुपरविजन के अंदर ये केस चल रहा है, उनके सुपरविजन के अंदर, और साथ ही जो मोहाना थाना क्षेत्र है वहां के SHO है, वो भी इस मामले में लगातार तफ्तीश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो फरार चल रहे हैं, न उनकी लोकेशन ट्रेस हो पा रही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि किस तरीके से, हालांकि दूसरी ओर जो घर है, गौतम मीणा का जो घर है, उसको पुलिस ने सील कर दिया है, और वहां पे कोई भी मतलब आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई है, क्योंकि कोई सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना कर पाए गौतम मीणा। और ऐसे में लगातार अब जो उसका पर्टिकुलर घर था, उसको सीज कर दिया गया है। और वहीं दूसरी ओर फरार चल रहा जो आरोपी है गौतम मीणा, और उसके जो साथी है, उनकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। ठीक है जैन सर, अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू की तरफ इशारा किया कि जब पुलिस के पास इस तरह के केसेस आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की बात आती है, डाउरी की बात आती है, तो ऑब्वियसली एक पारिवारिक मामला समझकर पुलिस की जो पावर है, पुलिस की जो शक्ति है, जो क्षेत्राधिकार है, वो अपने आप कट डाउन हो जाता है। जी हाँ। चड्ढा सर, प्लीज मुझे बता दीजिए ये, हाँ, आप इस बारे में भी जिक्र करते थे, थोड़ा फ्रीज हो गया था आपका नेटवर्क, इसलिए मुझे आगे जाना पड़ा। ये इस तरह के केसेस को लेकर जब पुलिस के पास जाया जाए, पारिवारिक मामला समझकर, पुलिस की ताकत तो वैसे ही आदी हो जाती है। और न केवल पुलिस की ताकत इस वजह से आदी हो जाती है कि सोशल जोर होता है, दोनों पक्ष आते हैं, और उनका जो पुलिस है वो सिर्फ इसी बात पे ध्यान केंद्रित रखती है कि ये तो पारिवारिक मामला, कैसे इसको निपटाया जाए, ये तो रेगुलर है, कोई ऐसी बात नहीं है, कैसे इसको निपटाया जाए, ये होता। और फिर उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के वेरियस जजमेंट्स आए हैं जहां पे पुलिस की पावर्स को कर्टेल किया गया है, कम किया गया है। ये बात बड़ी जगनिहित है, सब जानते हैं। पुलिस आज अरेस्ट नहीं कर सकती है अगर इस तरह के मुकदमों में जहां पे कि शिकायत है दहेज की, इत्यादि 498 होता था पहले पिछले IPC में, उसकी तहत। तो अब उसको संज्ञान में लेने से पहले पुलिस इमीडिएट एक्शन नहीं ले पाती। पुलिस की ताकतों में तो निश्चित तौर पे कमी आई है। ठीक है, जैन सर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। जैन सर, एक अजीब सा सवाल मेरे मन में आ रहा है, मतलब इस तरह के केसेस में, अब जैसे ट्यूशा की हम बात कर रहे हैं, देश की बेटी, पूरा देश रो रहा है, लखनऊ के श्वेता सिंह का हम जिक्र कर रहे हैं, जयपुर की अनु मीणा जिसकी वीडियो देखकर
सभ्य समाज में तो उसकी जगह है ही नहीं। जिस तरीके से अपनी धर्मपत्नी के मुंह पर थूकना, बच्चों के सामने पीटना, वो घटनाक्रम बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। ये मेरे देश का हाल हो गया। लेकिन जब इस तरह के सुसाइडल केसेस आप लोगों के सामने आते हैं तो पुलिस के सामने भी बड़ा चैलेंज रहता होगा। इसको सुसाइड केस के तौर पर देखें, जिसको शुरुआती दौर में ट्यूशा केस में भी देखा गया, बाद में कहा गया नहीं नहीं ये तो प्रताड़ना के द्वारा आप इसको हत्या कहिए। नहीं नहीं, देखिए इसमें कोई डिस्क्रिशन की बात नहीं है। 7 साल से कम अगर है, अननेचुरल डेथ अगर है, मुकदमा तो डाउरी डेथ का ही कायम करना चाहिए। और अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, वो आगे परेशानी में पड़ेगा। डाउरी डेथ का मुकदमा आप कायम करें, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा कायम करें, शारीरिक उत्पीड़न का कायम करें, मानसिक उत्पीड़न का कायम करें, और चाहे बाद में एविडेंस जो है कुछ और आए तो आप उसको अमेंड कर सकते हैं। पर इसमें वरना इसी में दोषारोपण होता है कि देखिए हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया, अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड में कर दिया, सेक्शन 108 है शायद BNS का कि साहब इसमें दर्ज कर दिया। क्यों दर्ज किया इसमें? मुकदमा हमेशा जब 7 साल से कम शादी को हुए हैं और अननेचुरल डेथ है तो ये माना जाता है कि इतना उत्पीड़न किया गया कि उस बच्ची को जो है वो सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया। तो ये क्लियर कट धारा जो है सेक्शन 80 जो है, जो पहले 304B था, वो सेक्शन 80 है अब BNS का, वो बिल्कुल क्लियर कट लगना चाहिए और इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जैन सर, इससे पहले भी तो इस तरह के केसेस आए, पुलिस ने जहाँ पर बहुत अच्छा, जहाँ पर कोई लूप होल्स नहीं हुए, कोर्ट ने अपना अच्छा काम किया, सजा हुई, लेकिन नज़ीर क्यों नहीं बनी? क्योंकि ये घटनाक्रम आप और मैं शायद बात कर रहे हैं, कहीं और इसी तरह की परिस्थितियों में कुछ चीज़ें हो रही होंगी। ये बदलाव मतलब आ रहा है, बहुत स्लो आ रहा है, आएगा या नहीं आएगा? ये जो सामाजिक सोशल प्रेशर है, इससे हमें भी उबरना होगा, हमारे बच्चों को भी उबारना होगा। देखिए ये जाहिलपन है समाज में, और हर चीज के लिए आप जुडिशरी को, पुलिस को ही ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये मानसिकता गलत है। मानसिकता बनी हुई है कि हमारा लड़का पढ़ा लिखा है और अगर पढ़ा लिखा है तो इसकी कीमत तय करिए। ये मैं देखता हूँ यहाँ यूपी में कहा जाता है कि साहब सब इंस्पेक्टर की भर्ती में इतने लाख भी अगर दिया जाएगा, ये पहले होता था, अब नहीं होता है उत्तर प्रदेश में, अब तो भर्ती बोर्ड है। ये इतना होगा, कोई बात नहीं है साहब, इतना देंगे हम, क्योंकि वो भर्ती में इतना दे देंगे, क्योंकि ये तो हमको जो है डाउरी में कार भी मिलेगी और 10 लाख भी मिलेंगे और इतने गहने भी मिलेंगे। तो ये एक सोच बैठी हुई है, सोच बनी हुई है। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, जब तक कि एक समाज निर्णय नहीं लेगा कि हमको दहेज प्रथा को समाप्त करना है, जब तक ये गंदगी, तब तक ये गंदगी बनी रहेगी। आना चाहिए समाज में, धीरे धीरे सुधार आना चाहिए, और ऐसे केसेस को, ऐसे लोगों का सोशल बॉयकॉट मेरी ओपिनियन में किया जाना चाहिए, और आसानी से उनको वकील नहीं मिलने चाहिए, उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं होना चाहिए। यही एक है जो कि हम सबक दे सकते हैं, और जल्दी से जल्दी चार्जशीट फाइल हो, जो भी डिजिटल प्रिंट्स हैं, जितने भी डिजिटल एविडेंसेस हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाए। शादी से पहले किस किस से क्या क्या बात कही, कोई व्हाट्सएप मैसेजेस, तुषा केस में तो मैसेजेस हैं, yes. इतने गंभीर मैसेजेस हैं कि मैं समझता हूं कि सजा के लिए वही पर्याप्त होंगे। तो ये सब रिकॉर्ड करके रखने चाहिए पेरेंट्स को, जो जिनकी बच्चियों की शादी हुई है, वो रिकॉर्ड करके रखने चाहिए केसेस तरीके की, ये कॉल इस समय आई, ये कॉल आई, ये कॉल आई, ये कॉल आई, इसमें ये कहा, इसमें ये कहा। तो ये सब चीज़ें जो हैं जब करके रखी जाती हैं, और उनको तंबी करें लड़के वालों को कि भाई इस तरीके की बात आई है, अगर आप करेंगे तो इसमें फिर हमें मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। ओके चड्डा सर, एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए, क्योंकि महिलाओं के रक्षा सुरक्षा कानून को लेकर हम बात करते हैं तो बहुत सारे बहुत हैवी कानून है। आप तो कानून के जानकार हैं, AK जैन सर अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, उसके बाद भी उनके इम्प्लीमेंटेशन पर हर बार हम ऐसा क्यों देखते हैं कि कुछ ना कुछ ढील ढलैया, कहीं से कुछ प्रेशर आ गया तो चीज़ें वैसी ही हो गई? देखिए, दो बातें, एक तो सोशल एस्पेक्ट बहुत अच्छे से बताया अभी, और दूसरा जो सवाल है आपका वो है सोशल एस्पेक्ट बहुत अहम है जी। सोशल एस्पेक्ट का में सुधार की बहुत आवश्यकता है। और दूसरा सबसे अहम जो है, जो आपने सवाल पूछा कि लीगल, जी हाँ, लीगली हमारे पास कानून में व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो जो कानून का
कानून को जो हम देखते हैं कि कानून का किस तरीके से लगाया जा रहा है, उसका सही तरीके से एप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो व्यवस्था बहुत लचर है। कानून भी जो है जो है ताकतवर के साथ खड़ा होता है, ऐसा कहा जाता है, और मैं इसमें कोई गुरेज नहीं समझता, और ये बात सही भी है जैसा हम देखते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जब अगर किसी व्यक्ति ने गुनाह किया है तो उसको उसी छड़ी से पीटना चाहिए जिस छड़ी से कानून प्रोवाइड करता है। अर्थात अभी कानून तो है, कानून की इम्प्लीमेंटेशन परिपक्व हो, ये आवश्यकता है। कैसे हो, इस पे कई जजमेंट्स हैं। उसके लिए हमने देखा है कि कई तमाम चीजें हैं जिस पे मेरे को लगता है कि अगर बोलने लगे तो समय ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो सारी चीजों की आज राष्ट्र को आवश्यकता है, उनका पालन होना अपने आप में बहुत आवश्यक है। ज़रूरत है, वरना इसी तरीके के केसेस आते रहेंगे। इसी तरीके से जैन साहब हमारे साथ रहेंगे, हम लोग इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात करते रहेंगे, चड्डा साहब मेरे साथ जुड़ते रहेंगे, और जो मेरे सहयोगी हैं इनके चेहरे बदल जाएंगे, राज्य बदल जाएंगे, देश की बेटी की हालत नहीं बदलेगी, देश की हालत नहीं बदलेगी। इस पर खुलकर बहस करना ज़रूरी है। जैन साहब, शायद आप मेरे साथ अभी तक है, लेकिन आपने बहुत शानदार इनपुट्स मुझे दिए। इफ़ यू कैन स्पेयर 5 मिनट्स मोर इट विल बी ग्रेट, अदरवाइज रियली थैंक यू जैन साहब। रवि, क्योंकि घूम फिर की बात ये भी आ रही है कि ये सामाजिक ताना बाना है, उससे भी समझना पड़ेगा। बेटियों को बार बार ये कहना कि एडजस्ट कर लो, शादी के बाद तो ऐसा होता ही है, तुम्हारी दादी ने किया था, तुम्हारी मम्मी ने किया था, तुम भी थोड़ा कर लो, क्या जाता है। जब आप लोग इस पूरे मुद्दे को लेकर समाज के बीच जा रहे हैं, वहां से कैसे रिएक्शन आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो निश्चित तौर पर नाराज़गी होना लाजमी है। और जिस तरह से अगर हम बात करें ऐसी घटनाओं को लेकर और परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर भी कई बार बेटियां हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। किस तरीके से माता पिता ने अपनी ज़मीन बेचकर कर्जा लेकर शादी की है, और जब वो प्रताड़ना का शिकार होती है और दान दहेज जब उनसे मांगा जाता है, और जब वो घर परिवार की अपनी स्थिति देखती है तो कहीं ना कहीं वो मजबूर हो जाती है, और मजबूरी में ही वो इस तरीके की जो प्रताड़ना है वो मजबूरी में झेलती हैं। हालांकि वो कोशिश जरूर करती है, कई बार ऐसी घटनाएं होती है जहां पर वो कोशिश करती है अपने परिवार वालों से बताने की, लेकिन जब स्थितियां देखती है तो मजबूर हो जाती है, और यही मजबूरी कहीं ना कहीं उनके लिए जानलेवा साबित होती है। ऐसी तमाम ऐसी घटनाएं होती है। कई ऐसे परिवार ऐसे भी रहते हैं जो मजबूती से अपनी बेटी के साथ खड़े रहते हैं, और ऐसी स्थितियों में वो अपनी बेटी को खुला रास्ता देते हैं कि बेटी अगर ऐसी कोई स्थिति होती तो आप वापस आ जाइए, और कहीं ना कहीं कानून का सहारा लिया जाता है, कार्रवाई की जाती है, और जब मामला कोर्ट तक पहुंचता है, थाने तक पहुंचता है, तब कहीं ना कहीं जो ससुराल पक्ष है, यानी कि जो लड़का जो पति पक्ष है, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है, और फिर वो चीजें सही होती है। हालांकि चाहे पुलिस की बात करें या कोर्ट कचहरी की बात करें, कई बार इस तरीके के मामले जब जाते हैं तो वहाँ मीडिएशन जैसी चीजें होती हैं। कोशिश यही रहती है कि जो रिश्ते वो टूटे ना पाए, और इसी को लेकर ही कहीं ना कहीं चाहे एक पक्ष हो दूसरा पक्ष हो, कई तरीके की स्थितियां होती हैं। कई बार ऐसी शिकायतों का मिसयूज किया जाता है, तो ऐसी भी कई बार घटनाएं होती हैं, और ऐसे में पुलिस का जो पहला कर्तव्य यही पुलिस मानती है कि रिश्ते ना टूटने पाए। जैसे कि अभी हमारे मेहमान जो हमारे साथ गेस्ट बैठे हुए हैं, उन्होंने साफ किया है, रिश्ता न टूटे इस पे फोकस रहता है। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, और उस घटनाओं के बाद जब जान चली जाती है तो अफसोस होता है, उसके बाद फिर कार्रवाई की बात होती है। ऐसे में परिवार वालों को भी समझना पड़ेगा, बेटियों पर इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर ना डालें कि कल को जो उनकी बेटी की जान चली जाए तब उनको। बात सिर्फ परिवार की नहीं है ना रवि भाई, रवि जी, बात सिर्फ परिवार की नहीं है। बेटी अपने ससुराल से 10 दिनों के लिए आ जाए तो अड़ोसी पड़ोसी, चाचा ताऊ, मामा मामे सब पूछने लग जाते हैं, क्यों आई है भाई, 10 दिन हो गए वापस नहीं जा रही, क्या कोई बात तो नहीं है, छुपा तो नहीं रहे। इस प्रेशर से कैसे उभरा जाएगा? नतांश मेरे साथ है। नतांश, मुझे बता दीजिए, क्योंकि जो घटनाक्रम रहा, अनु मीणा की जो पूरी फुटेजेस वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, तो बहस छिड़ चुकी है, लेकिन सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ कलर्स में आप घूम रहे हैं, वहां पर इस तरह की खबरों को लेकर लोगों के बीच से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात है। जिस तरीके से जो अनु मीणा का पति था, गौतम मीणा, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, फाइनेंशियली अगर उसकी कंडीशन की देखी जाए तो काफी स्टेबल था वो, और उसके बाद भी उसकी इस तरीके से जो परिवार आरोप लगा रहा है कि लालची इतना था वो कि सबसे पहले 60 लाख दिए गए, फिर 30 लाख दिए गए, और उसके बाद भी उसकी शादी थी। नतांश, वापस आऊंगा आपके पास, संजय सर के पास हुआ तो फिर नतांश के पास आऊंगा। संजय सर, आप मेरे साथ कई टॉपिक्स पर बैठे हैं, और यकीन मानिए मुझे आप बहुत पसंद है। आपकी आवाज़, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगता है, और जिस विषय पर आप बोलते हैं, जितना खुलकर बोलते हैं ना, बहुत कम लोग बोलते हैं। अब मेरे साथ भी आप बैठते हैं, मैं आता हूँ उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे उत्तराखंड में आज से नहीं, मतलब आप जब से उत्तराखंड बना, जब से उत्तराखंड में हम अपने भाई बहन, चाचा ताती, दादा दादी, जिनसे भी कहानियाँ सुन रहे हैं,
हमारे उधर नहीं चलता दहेज वहेज, हमारे उधर इस तरह के केसेस भी बहुत कम आते हैं। अब ये इस चीज़ का मुझे गर्व नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ समाज का एक तबका ऐसा भी है ना, अच्छा आप उत्तराखंड से हैं, आप पहाड़ से हैं, आपके यहाँ तो एक भी रुपया नहीं लिया जाता। मैं उनसे पूछता हूँ कहाँ से, तो बताते मैं इधर से हूँ, इस स्टेट से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे यहाँ तो वाकई जो भी जैन साहब कह रहे थे, बेटा पुलिस में आ गया, बेटा इंजीनियर बन गया, बेटा विदेश में है, तो उसकी रेट लिस्ट फिक्स है। जब शुरुआत ही ऐसी है, जब नींव ही ऐसी है, तो फिर इस तरह के केसेस तो आएंगे ना, उसमें आप और मैं क्या कर लेंगे बताइए। बिल्कुल सही कहा। और रोहित भाई, आपको एक बात बताऊंगा, आप बड़े खुश होंगे। मैं भी उत्तराखंड का ही हूँ, मैं नैनीताल से बिलोंग करता हूँ। और बिल्कुल आपने सही फरमाया, और गर्व की बात है आज इस तरह की बात हमारे समक्ष आ रही है, और हमको ये कहना पड़, जो बात आपने कही, इससे हम अपने आप उत्तराखंडी होने से हमारा छाती चौड़ी हो रही है। ऐसे कम से कम इस एक चीज से तो हम लोग बचे हुए हैं। ये भी देवभूमि से बिलोंग करते हैं, इस वजह से शायद ईश्वर का प्रभाव है। लेकिन इस तरह का स्वरूप होना, इस तरह का हम जब देखते हैं कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, जहां पे आईएएस, आईपीएस या सिविल सर्वेंट बनने पे इमीडिएटली रेट्स तय हो जाते हैं। कई प्रांत हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, ऐसे राज्य हैं जहां पे अपने जो बेटी है उसकी शादी इन लोगों से करने के लिए करोड़ों रुपए लोग देते हैं। ये तय है, सबको मालूम है, आपको मालूम, मुझे मालूम है, हम चाहे टेलीविजन पे कुछ भी बोल लें उस बारे में। लेकिन ये आज इतना सब कुछ होने के बाद भी ये प्रथा अभी भी चल रही है। उसका मुख्य कारण मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मुख्य कारण लालच इत्यादि तो सब कुछ है ही, लेकिन जो मुख्य कारण है, डेटरेंट हम लोग पैदा करने में असमर्थ रहे हैं। आज अगर कुछ ऐसी कानून की व्यवस्था हो कि इस तरह के केसेस पकड़े जाएं, तो उन व्यक्तियों को पनिश किया जाए, उनकी अखबार में छपे, लोग डरें, भय हो, अरे भाई दहेज की बात मत कर लेना, अरे बिल्कुल छोड़ दीजिए। और जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो लोग इस पे कभी आपने रोहित भाई बात करते हुए किसी को सुना? नहीं, आपने? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, उनको कुछ मिलना नहीं है। अरे भाई, एक अगर इस बारे में बात करेंगे तो वो पटेल नाराज हो जाएगा, रेड्डी नाराज हो जाएंगे, मीणा नाराज हो जाएंगे, ये नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। तो ये एक ऐसी जैसे सती प्रथा होती थी ना जी, और उसके लिए उठाने के लिए एक आंदोलन चला, उसको बंद करने के लिए, इसी तरीके का आंदोलन की आवश्यकता है। लड़कियां आज किस क्षेत्र में कम हैं, मुझे ये बताइए। आप जिस क्षेत्र का नाम बोले, मीडिया में तो खैर आपको कंपटीशन दे रही हैं। हमारे अगर लॉयर्स में देख लें, जजेस, मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है, छाती चौड़ी होकर करके मैं बता सकता हूं कि आज अगर दिल्ली की लोअर जुडिशरी आप देखें तो 70% नई बच्चियां हैं हमारी। तो मैं कह रहा हूं, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, आप आईपीएस ऑफिसर्स, ये वो हर जगह, और पढ़ाई का एक बहुत बड़ा महत्व है। सबसे जो आवश्यक चीज है वो मुझे ऐसा लगता है कि हमको सोसाइटी में सोशल जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। लड़की होने पे अभी भी राजस्थान, हरियाणा राज्य है, कई सीरीज में बता दूंगा, वहां पे दुख मनाया जाता है। खुशी की बात तो खैर बहुत दूर की बात है कि किसी नए व्यक्ति ने आपके परिवार को ज्वाइन किया है, दुख मनाया जाता। आज भी ऐसे लोग हैं जो महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका बेटी हुई है, उनका बेटा नहीं है। तो ये चीजें हैं जो कि सोशल। शुरुआत कहां से करें चड्ढा साहब, कंक्लूड कर दीजिए, मुझे बताइए अब शुरुआत कहां से? यहां पर भी तो सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है अब। मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक कानून की व्यवस्थाएं हैं, कानून परिपक्व रूप से हम लोग के समक्ष है। आज आवश्यकता सबसे बड़ी है सोशल जागरूकता की। सरकार की ओर से क्या करने की आवश्यकता है? सरकार को स्कूलों में, कॉलेजेस में, हर जगह पे, चौराहों पे इस चीज को प्रसारित करना है कि जन जैसे आपने कहा था ना कि मीडिया क्या कर रही, मैं तो चाहता हूं इस पर खुलकर बात हो, क्योंकि कल बहन बेटियां मेरे घर में भी हैं, सबके घर में है, खुलकर बात होगी तभी शायद बात बनेगी, प्रॉब्लम एड्रेस तभी होगा। चड्ढा सर, रियली प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच। नमस्कार कर रहा हूं, बहुत धन्यवाद। नतांश, थैंक यू सो मच। रवि, आप जुड़े मेरे साथ। तो फिलहाल
अभी कहा था ना ए के जैन साहब ने कहा था कि डाइवोर्स डॉटर इज बेटर देन डेथ डॉटर, डेड डॉटर। ये अच्छी चीज़ है, इसको ज़रा सोचेगा।